सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। एस्टोनिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत में कामयाब मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर दो नए इदारे नेशनल डिजिटल कमीशन एंड पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिससे शहरियों के पास उनकी हेल्थ, एसेट्स और जो दीगर सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में डेटा के साथ एक डिजिटल शनाख्त होगी। इस सिलसिले में कल डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में टेबल किया गया, जिसका मकसद मुतहरिक डिजिटल मुआशरे, मजबूत डिजिटल मईशत को फ़रोग देना और पाकिस्तान को बाइख्तियार मुल्क बनाना है। लेकिन रवा साल हमने देखा कि स्लो इंटरनेट पाकिस्तानियों के लिए दर्द-ए-सर बना रहा है। ऑनलाइन काम करने वाले अफराद का रोज़गार मुतासिर हुआ है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये साल खास अच्छा नहीं रहा, जिसकी एक वजह ये कहा जाता है कि जामे पॉलिसी का ना होना है। मुल्क में 5G के इजरा के हवाले से PTA ने कहा है कि डिजिटल तकसीम को ख़त्म करना पाकिस्तान में 5G के इजरा में एक अहम चैलेंज है। वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की वैसी रफ्तार नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। अब हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं, गिवन द सर्कमस्टांसेस जो ख़ास तौर पे इंटरनेट को लेकर हैं, सुस्त रवि जो हम देख रहे हैं उसकी स्पीड को लेकर, ये जो हम डिजिटल नेशन का एक ख्वाब देख रहे हैं हुकूमत का, क्या ये पूरा हो पाएगा? इसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे? और इससे पहले क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो डिस्कशन करना वो क्या ज़रूरी नहीं होगी? और साथ ही साथ एक जामे डेटा प्रोटेक्शन लॉ, उसकी कितनी ज़रूरत है? इन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पैनल पर एहतशामुल हक साहब हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं और डॉक्टर दानिश साहब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये हुकूमत ने एक पॉलिसी ऐलान की है, वो है 5E पॉलिसी है 2024-2029। अच्छा, पॉलिसीज़ हमेशा, प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ हमेशा लंबी अरसे के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो हुकूमत पॉलिसीज़ लेकर आती भी हैं अव्वल तो बनती नहीं है और हुकूमतें रहती नहीं हैं, चली जाती हैं। अब जैसे माजरत के साथ अभी ये 15 महीने की हुकूमत है, आपने इतनी अफवाहें सुन ली होंगी कि बस जा रही है। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पॉलिसी अगर आ भी जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो ये 5E पॉलिसी है 2024 से 2029 की, और ये 5E कहलाती है, जिसमें एक्सपोर्ट्स है, इन्वायरमेंट है, इक्विटी है, एनर्जी है और ई पाकिस्तान है। ये जो आपने अभी बात की थी डिजिटल नेशन बिल 2024 ई पाकिस्तान के हवाले से है, और ये सिर्फ दो ममालिक के हवाले से नहीं है, दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक जिनमें बांग्लादेश जैसा ममालिक भी है वो इसमें बहुत एक्टिव हो चुका है। और ये है क्या? ये दरअसल जो बिल है, इसके तहत आप तमाम हुकूमती इक़दामात जो हैं वो मुंतकिल हो जाएंगे डिजिटल में, यानी हर चीज़ को हम डिजिटलाइज करेंगे ताकि लोगों के लिए भी सहूलियात हों, आसानी हो, वक्त का ज़िया ना हो, और इसमें साफ शफाफियत आए, और इसके साथ साथ जो है वो करप्शन का ख़ात्मा हो और हुकूमत की गवर्नेंस और सर्विसेज बेहतर हो। ये मेन टारगेट है। अब इसमें मेन नुकात क्या हैं वो भी मैं आपके सुनने वालों को आपके ज़रिए बता देता हूँ कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत इदारों को ऑनलाइन करना चाहती है। बिल्कुल जितने भी इदारे हैं वो आपस में ऑनलाइन हो। दूसरी तरफ डिजिटल खिदमात, यानी शहरियों को जो भी काम हो वो ऑनलाइन आए, अपने जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालें, उनको वो सबमिट करें और ऑनलाइन उनको रिजल्ट्स मिल जाए। तो इंटरेक्शंस जो लोगों को दफ्तर जाने में वक्त का ज़िया, लाइन लगाना, क्राइम, करप्शंस, ठीक है, वो सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल होगा। ये बहुत ही अहम अच्छी चीज़ है। डेटा प्रोटेक्शन, मतलब शहरियों का जो डेटा है गवर्नमेंट से रिलेटेड वो सब प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि ऑनलाइन ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आप वैसे अगर सेव करें बाय हैंड मैनुअल तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रॉपर्टी के हवाले से हम मईशत को डिजिटल नहीं करते, इसलिए
डेटा प्रोटेक्ट नहीं होता, इसलिए एक एक ज़मीन पे 4-4 5-5 कब्जे मिलते हैं और करप्शन की इंतहा होती है। मिसाल तस्रीफ। उसके बाद है स्मार्ट सर्विसेज। स्मार्ट सर्विसेज जो हैं वो महकमों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसमें ऑटोमेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल, इसके अलावा आईटी सोल्यूशन, और एक बहुत अहम जो दुनिया में मुतारिफ हुआ है और बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ख़तरनाक बारक, वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का ये इक़दाम मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब आते हैं कि अमलदारी के ऊपर। देखिए, कानून तो बनते हैं लेकिन अमलदारी नहीं होती। और आपने जो इस वक्त डिजिटल के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से बात की है, अब आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आप क्राइम एंड कंट्रोल, करप्शन को कंट्रोल करें, उन लोगों को जो फेक न्यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को जो डिजिटल जो है वो आपके क्राइम कर रहे हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप क्या करते हैं? आप इंटरनेट स्लो कर देते हैं, आप वीपीएन बंद कर देते हैं, आप इंटरनेट सर्विसेज को ख़त्म कर देते हैं, आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपके इंटरनेट सर्विसेज हैं उसको नीचे दबा देते हैं। तो इसीलिए इतने बड़े डिजिटल एक्शंस करने से पहले आपको इन बात, बिल्कुल सही कहा आपने, कि आपको एक लॉ प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन सर्विसेज को, ख़ास तौर पे जो इंटरनेट सर्विसेज हैं जो दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं, अगर उनको हम नहीं लाएंगे तो फिर ये जो डिजिटल नेशनल बिल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही नाकाफ़ी हो जाएगी। और अगर ये आप कामयाबी से कर गए तो आप दुनिया में पाकिस्तान को उस मुकाम पे ले आएंगे जहां जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल एक्शन काम कर रहा है। इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचे। ठीक। एहतशाम साहब, इन्होंने जब ये डिजिटल नेशन वाला जो बिल टेबल करने से पहले, आपको लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया कि क्या क्या चैलेंजेस हमें सामने आ सकते हैं? अगेन वही जो अभी हम देख रहे हैं, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा वही कॉम्प्रिहेंसिव आपका डेटा प्रोटेक्शन लॉ का होना, पहले वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो बेहतर ना होता, ताकि इंश्योर किया जाए आपका एक हसास सेंसिटिव डेटा है शहरियों का, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी को भी हमने देखना है। देखिए, हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और जिस तरह अभी दानिश बता रहे थे, बुनियादी तौर पे तो मसला एक ही है, मुझे समझ आता है। देखिए ना, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, डिजिटाइजेशन करनी है, आपने ऑटोमेशन करनी है, कंप्यूटराइज करना है सिस्टम को। अभी देखते सक्सेस स्टोरी क्या बने। अफवाज पाकिस्तान में इन्होंने सारा सिस्टम किया था, जनरल कियानी, परवेज़ इशफाक कियानी ने जब वो थे, तो अब कहते हैं मुकम्मल तौर पे वो कर दिया गया। तो वहाँ बड़ा मुश्किल है कि कोई चीज़ ऐसी, हाँ अगर कोई खुदा ना खास्ता हैक कर लिया जाए कोई सिस्टम को, तो उसके लिए कहते हैं अभी भी फाइलें मेंटेन करनी पड़ती हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में रहे। बाकी देखें, वहाँ तो ठीक रहा, 3 तजर्बे किए गए। FBR में भी देखें, जो सबसे बड़ा मुझे मसला लगता है, इस तरफ दानिश ने भी इशारा किया, वो देखें उनका आज भी हमने कहा जाता है कि जी जब तक टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का ये रोल आपस में ख़त्म नहीं किया जाता और ये डिजिटाइज़ करके, और ये कोई ज़रूरत ही ना पेश आए कि आपको ह्यूमन एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट नज़र आए, वो अभी तक नहीं हो पाया। नतीजतन ये है कि लीकेजेस, करप्शन वहाँ पे वहीं की रह गई हैं। दूसरा इन्होंने किया था हायर एजुकेशन कमीशन में आमना कि सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन जो है ना वो दे दिए जाएंगे आपको और वो अटेस्ट हो जाया करेंगे। लेकिन अब पता ही चल रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद फिज़िकली आपको वहाँ जाना पड़ता है और टेस्ट करवाना पड़ता है। जब टेस्ट करवाना पड़ता है तो वहाँ पे फिर लेन देन और पैसा आ जाता है, मांगे जाते हैं, दिए जाते हैं। फिर ये पंजाब में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था, लैंड रेवेन्यू को रिकॉर्ड का जो मामला है, पटवार खाने कैसे ठीक करने हैं। देखिए, वो उसमें एक पिटीशन भी दायर की गई, साकिब निसार के ज़माने में उसको स्लो डाउन कर दिया गया। वो बड़ी हद तक तो कहते हैं स्ट्रीमलाइन हो गया है कि जी आपकी ज़मीन है, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, आप जाएँ तो आप, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली आज भी इसको देखा जाए तो वो पुराने सिस्टम के तहत ही काम किया जा रहा है। तो देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि जब आप गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं और आप में शफाफियत भी लाना चाहते हैं, तो एक मुझे सबसे बड़ी हर्डल लगती है हमने, वो ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, आप देखते हैं, चाहे वो बैठे हों एहतसाब वालों की शक्ल में बैठे हैं, चाहे मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं, वो कहते हैं स्टेटस को हमने तोड़ने नहीं देना। तो स्टेटस को तोड़ने का तो मतलब है कि उनकी कमीशन
किकबैक्स और उनकी भरपूर इन्वॉल्वमेंट की चीज़ों को कैसे करना है, ठीक कैसे नहीं करना। बाय द वे मजाक के तौर पे कहा जाता है कि जो पटवारी ने कहा था, जब पटवार खाने सिस्टम ठीक कर रहे थे लैंड रिकॉर्ड को, तो एक पटवारी ने कहा था कि जी अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम दिल्ली को भी ओकाड़ा की तहसील बना के आपको दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है, कैसे कामयाब होगा। अब बात ये है कि अच्छी नीयत से किया गया, बहुत अच्छी बात है। अभी जो बात है कि जी कैसे अमल होगा, और फिर ये जो जी हाँ मकासद भी अच्छे हैं। और मेरा ख्याल है ओवरऑल आप ना देखें ना, हमारे मुल्क में अगर गुड गवर्नेंस का मसला यही है, सारी चीज़ें ऐसी ठीक हो जाएं कि आपको आप डोर स्टेप पे इंसाफ भी मिलना शुरू हो जाए। आपको किसी अभी इन्होंने किया है अपना, नादरा वालों ने सिस्टम बड़ी अच्छी तक अपना ठीक कर लिया है। वहाँ आप चले जाएं, आप थोड़ी सी लाइन लगेगी लेकिन आपको चीज़ें ठीक मिल जाएगी। लेकिन जनरली इसको रजिस्ट किया जाएगा, रजिस्ट करते रहेंगे। अब देखना ये है, स्टेक होल्डर कोई भी नहीं है इसमें, जितने स्टेक होल्डर है वो सारे चाहते हैं हो जाए। एक में बड़ा स्टेक होल्डर, आप उनको माने ना माने, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबू हैं जो बैठे हैं, वो जो सिस्टम को नहीं चलने देते। अब देखने को उनका क्या रोल होता है। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, ठीक है मकासद तो अच्छे हैं, लेकिन अगेन वही इम्प्लीमेंटेशन डूएबल लग रहा है आपको, जो हमारे इस वक्त हालात है, सारे मामलात हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को इससे प्लान ऑफ एक्शन पहले शेयर नहीं करना चाहिए था कि हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे कैसे। ये भी हो सकता था कि एक पायलट किस्म का टेस्ट किया जाता, या इस तरह के मामला की फुल स्केल जो हम डेवलपमेंट करने से पहले इसको फेज वाइज कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जानिब जाते। आमना आपके बाय द वे आमना आज की लेटेस्ट खबर ये है आमना कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी शिकायत की है कि जी मेरा इंटरनेट बड़ा स्लो है जी, और बाकी जजेस भी यही शिकायत कर रहे हैं। जी जी जुल्फ़िकार साहब। आमना आपके खदशात बिल्कुल एक पाकिस्तानी की तरह हैं, जो पाकिस्तानी ये सोचता है कि हम ख्वाब बड़े देखते हैं, हम डेवलप वर्ल्ड को देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे जैसे लोग भी यहाँ हो और हम इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करें, लेकिन हो नहीं पाता बदकिस्मती से। तो आपके खदशात बिल्कुल ठीक हैं कि इसको अगर पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले हम कर देते, एक्सपेरिमेंटल कोई बेसिस पे इसको चलाते, देखते, उसके नकाइस को हम देखते हैं कि किस हद तक उसमें क्या लूप होल्स हैं, नकाइस क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, फिर उसको इम्प्रूव करके उसके बाद उसको कर देते हैं। लेकिन चलें अब कर लिया, और फिर अगेन ये है कि 5 साल बाद 4 साल बाद जब ये हुकूमत जाएगी, किस हद तक इन्होंने ये काम किया पता चल जाएगा। चीज़ तो इससे कोई इनकार नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना हमने है, टेक्नोलॉजी से हमने अपने चीज़ों को दुरुस्त करना है। हमारी ज़िंदगी अब टेक्नोलॉजी के उसके बेसिस पे चीज़ें आ गई हैं आगे, और उसी की मदद से आ गई हैं, और चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर हम उन लोगों तरक्की करें, और हमारी इकोनॉमी और हमारे जो लूप होल्स हैं, हमारे जो उसमें वो वीकनेसेस हैं हमारे सिस्टम में, उसको इम्प्रूव किया जाए। बात आपकी, और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं भी यही कहूँगा कि जब तक आपका गवर्नेंस, जो आपका मौजूदा सिस्टम है, उसमें इम्प्रूवमेंट आप नहीं लाते हैं, आपका कोई भी सिस्टम जो है वो बेकार जाएगा। आपने चीज़ों को इन चीज़ों को हम देखते हैं, किसी वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हुए हम कोई चीज़ें लेके इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, हम उसको वो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अमेरिका में तो ये है, भाई अमेरिका के जो लोग हैं वो भी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी रिस्पॉन्सिबल है, उनके माशरे के तमाम सेगमेंट्स इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके पॉलिटिशियन इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल मिलिट्री, वो सारे इसी तरह हैं कि वो देखते हैं उन चीज़ों को, और कोई सोच भी नहीं सकता। क्राइम है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राइम इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल ही सारा हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारे लोग भी इस तरह हैं। हॉस्पिटल्स में देख लें, गवर्नमेंट ने अपने तौर पर एक चीज़ कर लेती है हॉस्पिटल्स में, लेकिन जो लोग हैं वो उस फैसिलिटीज़ को किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद किस तरह मिसयूज़ भी करते हैं, किस तरह उसका गर्क कर देते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के लिए ये चीज़ें जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम और आप देखेंगे कि पटवारी से तो जान छुड़ा लेंगे हम, लेकिन पटवारी तो हमारे लिए बेहतर था। अगर 98-90 लोगों के लिए खराब था, मेरे और आपके लिए अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो बेहतर है। वो तो लूप होल तलाश करेंगे कि उस सिस्टम में उसको दरार डालें और उस चीज़ों को नाकाम। मैं सिर्फ इस नोट पर ख़त्म करता हूं, सिविल हॉस्पिटल कोयटा जो प्रोविंशियल संडीवन हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है,
बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, वहां पर जब बायोमेट्रिक शुरू किया गया कि आप हाजिरी बायोमेट्रिक शुरू कर दे तो उसमें एल्फी डाल दिया गया, हड़ताल पर चले गए। हम तो नहीं करते हैं। आज भी डॉक्टर हड़ताल पर इसलिए हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप किस तरह सरकारी अस्पताल को देंगे। गवर्नमेंट तंग आ गई कि यहाँ पर डॉक्टर जो है 2 घंटे बैठते हैं, बाकी गायब होते हैं, अपने क्लिनिक अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। तो लोगों पर भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इन चीजों को जब हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली यूज करें, जो ख्वाब है हमारे वो ख्वाब उसको हासिल किया जाए। सही। शाह साहब, अब इसका मतलब है कि जो डिजिटल नेशन बिल अगर हम ये करने जा रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली फिर आने वाले दिन अच्छे ही हैं, स्लो इंटरनेट वाला मसला भी हल हो जाएगा इसी बहाने, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है और ख्वाब बड़ा अच्छा है। अब देखिए हमारे यहाँ अगर वो अजरा लाइटर नोट, हम रॉकेट चलाने के लिए जो है वो साइकिल का ड्राइवर भिजवाएंगे। बिल्कुल डिजिटलाइज नेशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए वो कैपेबिलिटी है, वो क्या हम इस सिस्टम को देख सकते। जो 5E बात आपने उन्होंने बड़ा जामे जो है वो पूरा खदोखाल बयान किया क्या गवर्नमेंट की जो है इनिशिएटिव है, और इसके अंदर एक जो ई गवर्नेंस की पॉलिसी है या ई गवर्नमेंट की बात वो करें। मेन मसला गवर्नमेंट का है। अगर आप देखिए इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर फिजिबल भी है, एप्लीकेबल भी है और हो भी रहा है। आप और मैं कितने अरसे से पहले बैंक जाते चेक लिखते थे, घंटा घंटा बैठते थे, पेटीएम में आराम से आपके पैसे बाहर निकल आते हैं, आप वहाँ से बिल जमा कराते हैं, आप वहीं से आपने फीसें जमा कराते हैं, आप अपना ऑनलाइन जितना ट्रांजैक्शंस है, मैं कम से कम शायद कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ बैंकिंग से हट गया हूँ। दूसरा आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखिए, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स आपके अभी भी ऑनलाइन और इसी ई गवर्नेंस के थ्रू काम करें। आप अपने बच्चों की फीसें जमा कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, आप उनके दाखिले कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं। मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ बड़ी फिजिबिलिटी के वाइज हो रही है। लेकिन फिर जो मेन चीज़ आती है गवर्नमेंट, मेन इशू आपका ये कि आप ई गवर्नेंस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कैसे इंप्रूव करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि KP की मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक ऑनलाइन FIR का सिस्टम किया गया, बड़ा कंप्यूटराइज लैब्स बनाई गई, हर थाने के अंदर जो है FIR रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म बनाया गया, ऐप्स बनाए गए। लेकिन कहाँ आप फिर भी वही जाते हैं, थाने के अंदर बैठते हैं, रिटर्न आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है। बेशक आपको एक मैकेनिज्म आपने शुरू किया, आप उसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी प्लानिंग किस हद तक है, आप क्या वो ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर बेस फराम कर सकते हैं। आपकी जो इतनी एक 24 करोड़ की आबादी है, क्या ऑल ऑफ अ सडन इस तमाम चीज़ों से वो कट होगी, वो इन चीज़ों को फिजिबली कर सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिर आप जाते हैं, इवन आपका इलेक्शन सिस्टम को देख रहे, जब आप रोते कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तक नहीं आ सकते। गवर्नमेंट का प्लान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने, अगला इलेक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक से होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाएं, आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसको ऑनलाइन करते हैं, आप उसको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या फिर ये होगा कि जो आपके एलीट क्लास के बच्चे हैं वो उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाके चलेंगे। अगर आपके मुल्क के अंदर MBBS का स्टूडेंट नकल करके पास करता है अपने पर्चे को, जो कम्पिटिटिव सर्विसेज एग्जाम का जो कैंडिडेट होता है वो सिफारिशें ढूंढता है और वो बाकायदा अपने साथ 4 लोग लेके जा करने के लिए, तो एलीट रूलिंग एलीट है, क्या वो सिस्टम के अंदर जो है वो अलाउ करेगी कि लोअर मिडिल क्लास के लोग आ गए और मुकाबला करें। मैं आपको एक और बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ, आप इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बेशक तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लोग टारगेट करते रहे, वो क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन एक बड़ी जबरदस्त चीज आप इसको चेक करें, एक NTA सिस्टम उन्होंने यहाँ पे शुरू किया जो गवर्नमेंट अभी करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, और वहां उन्होंने टीचर्स और हेल्थ स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उन्होंने एक NTA सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन की। और आप यकीन करेंगे उसमें आपने देखा कि जो कॉम्पिटेंट बच्चे थे, गरीबों के बच्चे थे, एक रिक्शा ड्राइवर की 4 बेटियां आज 17 जेल में बैठी हुई है बगैर सिफारिश के। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपकी नीयत ठीक है फिर तो बात अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप ये प्लान कर रहे हैं किसी के कहने पे, क्या ये प्रोजेक्ट है या शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव है, ये बड़ा अहम इशू है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है जायशा, ये तो मानना पड़ेगा पाकिस्तान के तीनों सूबों में FIR दर्ज कराना आज भी इतना मुश्किल है कि सिफारिश के बगैर FIR दर्ज नहीं होती, लेकिन KP में पिछली हुकूमत ने PTI ने कर दिया था और ये बहुत बड़ा काम है वहाँ आपका। चले FIR दर्ज होती है, कोई इनकार नहीं कर सकता वहाँ। चले आपका टेक आ गया, हम ब्रेक की जाने बढ़े, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के सियासी मंजरनामे पर क्या हो रहा है इस पर गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। जब साल 2024 का आगाज़ हुआ तो आई रिमेंबर उस वक्त कहा जा रहा था कि अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके बाद शायद सियासी इस्तेहकाम आ जाए। शायद 2024 का इख्तिताम होने को है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तो होते चले जा रहे हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात यानी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात की बात होती है, उसमें भी एक डेडलॉक है। फिर दूसरी जानिब मौलाना भी नाखुश हैं मदारिस बिल को लेकर। अब पीपल्स पार्टी के भी कहीं ना कहीं अपने तहफ़्फ़ुज़ात और MQM भी अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर सामने आ चुकी है। तो ये सियासी मामलात साल 2024 में सुलझ क्यों नहीं सके? क्या रीज़न है और कौन इन सारे सिचुएशन का जिम्मेदार है? शाह साहब। जी आमना, देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो PDM की हुकूमत है, कोalition पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN, वो शायद खुद अनडिसाइड है। बहुत सारी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्से बावजूद वो अपने आप को उन जिम्मेदारियों के लिए जो है पेश नहीं कर रहे जो कि उनको उठानी चाहिए थी। अब आप पीपल्स पार्टी को देखें, आईनी ओहदे तकरीबन वो कंट्रोल कर किए हुए है, और अगर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स देखें तो रोना धोना उन्हीं का है। यूसुफ रज़ा गिलानी को सुने, आप बिलावल भुट्टो को देखें, जितनी इस पार्टी की लीडरशिप है वो वादे गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो कौन से वादे ऐसे जो हुकूमत का कोलिशन पार्टनर होने के बावजूद उन्होंने पूरे नहीं किए? सदर बना दिया, गवर्नर इनके बना दिए, जो है बलूचिस्तान की हुकूमत दे दी। और कौन से ऐसे वादे हैं? क्या ऐसे छुपे एग्रीमेंट किए? क्या की ट्रांसफर पोस्टिंग और क्या वो इख्तियारात भी वो चाहते हैं? तो देखिए, एक लिहाज से देखा जाए तो एक हाफ हार्टेड अप्रोच है जो कोलिशन गवर्नमेंट की जो जमातें हैं आपस में उनके इत्तेफाक को देखा जाए। हाँ, वो एक उनका जो मेन दुश्मन है वो तहरीक इंसाफ, उसके मामले में वो तमाम इकट्ठे हैं और हर तरीके से वो चाहते हैं कि शायद उसको किसी तरीके से स्पेस ना दी जाए। देखिए, मुल्क के अंदर जिस किस्म का एक माहौल बना हुआ है, ऑब्जेक्टिवली अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए भी फायदेमंद नहीं है। आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि जनाब बातचीत होनी चाहिए, 9 मई को कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 9 मई को कंडेम भी किया जाना चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए और मामलात को जो है वो एक नहज पे लेके भी करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मेरे ख्याल में आप एक इकोनॉमिकली तो आप कहें कि जी बड़े मजबूत जा रहे हैं और आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है। बेशक यही एक वाइड सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में शहबाज हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज अगर देखें, वजह से मेरे ख्याल में शहबाज हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज अगर देखें, मेरे ख्याल में आपस की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से एक लूज पे, और हम हर वक्त सुन रहे 12 महीने की मेहमान है, 15 मेहमान है, कोई कहते हैं 2 साल तक चलेगी। अब मेरे ख्याल में ये मैं समझता हूँ कि एक तो जो टफ टाइम है इकोनॉमी का, उसके अंदर से तो ये निकल गए। इंटरनेशनल जो अप्रोचेस थी उसमें भी अगर आप देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, इवन मिलिट्री ने सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत इस हद तक है कि वो सर्वाइव कर रही है। गारंटीज में अगर देखा जाए तो शायद इनको सपोर्ट हासिल है बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मुल्क का निज़ाम चलाना है तो ठीक। जी जी जी, आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप देखें पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, आप पॉलिटिकल मामलात को आप टेक्निकली नहीं देख सके, आप आईनी मामलात के अंदर जो है उलझे हुए रहे, और आप बहुत से ऐसे अनड्यू इश्यूज के अंदर अपने आप को इंगेज किया जिसकी वजह से आप पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवाम जो स्ट्रीट के ऊपर है वो शायद नाला नजर आ रहा है, क्योंकि उनको रिलीफ नहीं है महंगाई की वजह से, उनके हालात की वजह से, उनकी अपनी सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है। सियासी इस्तेहकाम चूंकि हम देखते हैं इंटरलिंक है हमारे बाकी इश्यूज के साथ, आपकी सिक्योरिटी के मामलात हैं, आपके इकोनॉमी के, तो ये आपको अब आगे कैसे और कब तक मुमकिन दिखाई दे रहा है मुल्क में? देखिए, पहले तो इन द लाइटर मूड एक बात करता चलूँ, शिराजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सारे बड़े अहम ओहदे तो मिल गए हैं, फिर भी और क्या मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पंजाब की गवर्नेंस में वो पार्टनरशिप मांग रहे हैं जो उनके एग्रीमेंट का हिस्सा था। देखिए, यहाँ पर मैं जो सच का एक मैटर होता है उसको ज़रूर बताऊंगा। पीपल्स पार्टी को पता है कि उनको ये चीज़ें कैसे मिली हैं, और पीपल्स पार्टी को ये भी पता है कि जी 17 नेशनल असम्बली की सीट जीतने वाले या 27 नेशनल असम्बली की सीट जीतने वाले आज हुकूमत कर रहे हैं, और उनके लोग मेजॉरिटी जो है हुकूमत का हिस्सा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको सहारा दिया हुआ है। तो जाहिर है इस सिलसिले में वो मज़ीद डिमांड करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों को सपोर्ट जो है
वो पाक जो इस्टेब्लिशमेंट की है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको फ्रंट पे किया हुआ है। अब रही बात कि सियासी अदम इस्तेहकाम, यकीनन सियासी अदम इस्तेहकाम, देखिए मुआशी लेवल पर जैसे शिराज़ी साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है और बड़ा टारगेट अचीव किया है। इस वक्त तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तो सिर्फ एक सियासी जमात की तरफ से है, बाकी तो एग्रीमेंट्स है, लेन देन है, थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। ना एमक्यूएम कहीं जाने वाली है, ना पीपल्स पार्टी जाने वाली है, क्योंकि इन सब की डोर जो है पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इस्तेहकाम पार्टी और पला पार्टी, सबकी डोर्स गेट नंबर 4 पे है। वो जिसको चाहते हैं हिलाते हैं। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी हुकूमत जाएगी, उससे पहले नहीं जाती। बाकी रही सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद पैदा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक काम किया है, हालांकि वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया है लेकिन हो गया है, और वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर्स रखते हैं, और ख़ास तौर पे सिर्फ मौलाना फजल रहमान अकेले ही स्ट्रीट पावर्स रखते हैं पाकिस्तान में। उनके साथ अब मदारिस हैं, 40 से 45 हज़ार मदारिस हैं, जिसमें से मेजॉरिटी उनके साथ खड़े हुए हैं। उनके साथ भी एक बड़ा मजाक कर दिया, हुआ ये कि जी अब असम्बली ने एक बिल पास किया और वो पास होके चला गया आपके सदर के पास, सदर साहब ने उस पर एतराज़ लगा दिया। अब वो बिल जो कि असम्बली में 336 अराकीन में से चले मेजॉरिटी ने पास किया है दोनों तरफ से, तो कहने का मतलब है कि वो तो नहीं देखा उन्होंने कि इससे FATF मसाइल पैदा होगा, आलमी जो है वो इदारे इस पे जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, लेकिन सदर को पता चल गया तो सदर साहब एतराज लगाया, लेकिन अब वो चला गया वापस। स्पीकर ने उसको सही करके सदर को दे दिया। 10 दिन गुजर गए, आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास अगर दोबारा बिल आ गया और सदर 10 दिन तक साइन ना करे तो एक्ट बन जाता है, लेकिन हुकूमत के लोग उसको मानने को, मसलन हुकूमत PMLN तो कह रही है कि माई बाप इसे मान लें, लेकिन जो लोग नहीं मानना चाह रहे हैं उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, मसाइल हो और हुकूमत से अपने मुतालबात को मनवाया जाए। ये एक ऐसा मसला है जो ज्यादातर अगर मौलाना साहब स्ट्रीट पे आ गए तो इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जुल्फिकार साहब, ये जो हमारे सियासतदान हैं, आपको लग रहा है कि इनके इरादे हैं ये टर्मोइल से निकलने के? जो अभी हम बयानात देख रहे हैं, जो मामला देख रहे हैं, वहां से आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अगर ये इत्तेफाक करते हैं और मुतफ़िक हैं तो वो हैं PTI के खिलाफ। मेरे ख्याल में जब हालात पैदा होते हैं, इस हालात में आप ये देखें कि आज अगर PTI ना होती तो ये झगड़े आपको बहुत पहले दिखाई दे रहे थे। इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ अगर होगा तो सब इस किश्ती में सवार हैं। हमारे लिए ये किश्ती डूबनी नहीं चाहिए, और ख्वाहिश सबकी है, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब शायद जो एक बॉडी लैंग्वेज जिस तरह दिखाई दे रहा है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी भी कुछ मुश्किलात जो गवर्नमेंट के मुश्किलात हैं उनसे फ़ायदा भी उठाना चाहती है। अभी पंजाब में गवर्नेंस की बात है, उस गवर्नेंस में कोई अपना हिस्सा वो लेना चाहते हैं, और क्या लेना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि जो एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, ये तो उनकी बात है। अब नून लीग का कोई बंदा आए कि कौन से एग्रीमेंट में कितने पॉइंट्स हैं, कितनों की हमने तो कर दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो कुछ चीज़ें रहती हैं उस पर जो है वो होना बाकी है, वो कोई हालात और उसके मुताबिक वो भी हो जाएगा। तो इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का रहना बड़ा ज़रूरी, साथ इकट्ठे दोनों के लिए एक वो है। और जिस तरह लोग कहते हैं कि अगली पीपल्स पार्टी की नज़र है प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर, कि वो बिलावल को जरदारी साहब ने जो कुछ भी किया, जितने भी कंप्रोमाइज़ किए, जितने भी वो किए, एक कंप्रोमाइज़ उनके लिए कि ख़ुद वो दोबारा से सदर बन गए, और साथ में कि नेक्स्ट टेनोर में बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब वो कितना साथ उसका देते हैं जिन्होंने उनको बनाया है, जिन्होंने उनके साथ बात की है। हाँ, मौलाना ज़रूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना भी इस वक्त मुश्किल में है। मौलाना की मुश्किल ख़ुद मौलाना ने ज़ाहिर कर दी कि जब 26वें आईनी तरमीम में उनका तो दिल नहीं चाह रहा था, जब उनको बता दिए गए फलां लोग जो है वो तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर उन्होंने इसको वो किया, और साथ में
एक कवर दे दिया कि जी अच्छा सूद को भी इस तरह कर दें 3-4 साल के बाद, फिर उसको कर दें, मदारिस के बिल जो हैं उसमें भी वो चीज़ों को ठीक कर दें, वो सारा कुछ कर दें, ये सारा कुछ है। और मुझे इसको कोई ज़्यादा मुझे कोई सीरियस नज़र नहीं आता, इसलिए कि इस वक्त कमज़ोर सब बैठे हुए हैं उस शाख पर। अगर वो शाख उस दरख्त के वो शाख टूटता है तो उसमें सब गिरते हैं। ठीक है जी। एहतशाम साहब, आपको 2025 में कुछ मामला दुरुस्त होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अच्छा अगर मैं याद करूं तो पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त जो इत्तेहादी थे वो भी इसी तरह सिचुएशन को देखते हुए, हालात का फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ ना कुछ मामला आगे रखते थे, अपने मफाद रखते थे। और अब यही सिचुएशन हम इस हुकूमत को देख रहे हैं, ये भी इसी तरह से फंसी हुई है। कभी मौलाना नाराज़ है, कभी पीपल्स पार्टी, कभी MQM के मामला। कैसे देख रहे हैं आप? अब ना पाकिस्तान में सियासत जो है ना वो बाहमी मफादात का प्रोजेक्ट है, और बड़ा कम देखने में आया है कि जब इनके मुश्तरका मफादात होते हैं MNAs MPAs के सियासी लीडरों के, तो इकट्ठे हो जाते हैं। कल ही आपने पंजाब असम्बली में मुजाहरा नहीं देखा कि 70,000 MPA की जो तनख्वाह थी वो 4 लाख कर दी गई, और उसके बाद वज़ीरों की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ ले गए, और सब ने मिल के बशमूल PTI ने ज़बरदस्त तरीके से कहा कि जी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। आपको याद है PTI के ज़माने में पंजाब असम्बली में यही काम हुआ था, वो तो इतना शोर हुआ था कि बानी PTI ने उसको कत्ल कर दिया था कि नथिंग डू नहीं हो सकता। तो माज़रत के साथ आमना आजकल के ज़माने में जो हमारी इकॉनमी इतनी सफ़र कर रही है, तो इन्हीं का जुमला ख्वाजा आसिफ साहब का कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपको नज़र नहीं आ रहा इक़्तिसादी हालत कितनी ख़राब है, और सारे 70% वडेरे असम्बलियों में बैठे हुए हैं, पैसा उनका मसला ही नहीं है। फिर भी आप देख लें कि पैसे के लिए उन्होंने क्या किया। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी लोगों का कोई बड़ा मसला होगा। MQM को, पीपल्स पार्टी को डील कर लेंगे, लेन देंगे। अभी मसला जो है ना, इनके मौलाना साहब ने एक अपनी एक पोजीशन ले ली है, डू आई डाई वाला मामला अना का मसला बना लिया है कि ये करके आपने, वो तो कह रहे हैं गदर नोटिफिकेशन करें, मदारिस एक्ट बिल पास हो चुका है। मेरी खबर यह है कि आज जो MQM के लीडर मुलाकात की है अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, उनसे जो बात हुई है, मौलाना साहब ने थोड़ा सा एक रास्ता निकाला है। उन्होंने कहा कि जी आप बिल को मंजूर कर लें, आप उसके बाद हुकूमत जो आप कोई इसमें तब्दीली लाना चाहती है, कोई शिक में कोई हम मुशाफरत के साथ इसको तय कर सकते हैं। तो मौलाना हुकूमत को ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं तो अपनी जिसको करना चाहिए पोजीशन दाव पे लगाई है, लिहाजा आप ये कर दें, बाद में इसको हम कर देंगे। और ख़ुद भी कह रहे हैं कि जी ये बड़ा एक प्रेशर है IMF की तरफ से भी। वैसे तो IMF करनी है, FATF का मसला है जो मनी लॉन्ड्रिंग का और अपना टेरर फाइनेंसिंग का जहाँ पे इशू आता है। तो मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना के साथ शायद डील करना आसान हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी MQM को कोई बहुत बड़ा हुकूमत को टफ टाइम देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि मफादात का प्रोजेक्ट है, मिल के खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं। ठीक है जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम के साथ ही वक्त खत्म हो जाता है। हमारी ये दुआ है कि 2025 में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मुल्क में आए, क्योंकि हम जिस तरह से बात करते हैं कि हमारे तमाम जो बड़े अहम मसाइल हैं, तमाम बड़े जो चैलेंजेस हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी इकॉनमी भी मज़ीद बेहतर होगी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव इसके हवाले से अशारे आ रहे हैं सामने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।